मीटिंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 धातु व अधातु। और उसमें देखेंगे कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। बच्चों, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जाती है। जैसे धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और क्या बनाते हैं, धन आयन। जबकि जो अधातु के परमाणु होते हैं वे संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। ये आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड का निर्माण। सोडियम जो कि एक धातु है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो प्रथम कोष्ठ में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय में 8 और अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो सोडियम धन आयन का निर्माण होता है और 1 इलेक्ट्रॉन जो बाह्य कोष्ठक में था उसका क्या हो गया, उसने त्याग कर दिया। तो सोडियम जो है उसने अपने संयोजकता कोश या वैलेंस शेल को पूर्ण कर लिया। पूर्णता हम अष्टक नियम से मानते हैं कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो प्रथम कोष्ठक में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष्ठ में 8 और तृतीय में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये विन्यास आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। जब ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो क्लोराइड आयन बनता है। और ये कैसा आयन होता है, ऋण आयन। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके जो आयन बनता है वो सदैव ऋण आयन होगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जो आयन बनता है वो सदैव धन आयन होगा। धातुएं सदैव धन आयन का निर्माण करती हैं और अधातु ऋण आयन का निर्माण करते हैं। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्यों प्राप्त किया, क्योंकि इसे अपना संयोजकता कोश या जो सबसे बाह्यतम कोश होता है वैलेंस शेल, उसको पूर्ण करना था। तो 7 को पूर्ण करना है, 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से प्राप्त किया। तो इसके कोष्ठक में इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 8 और 8। अब हमारा सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन दोनों के दोनों ने अपने संयोजकता कोश पूर्ण कर लिए। कैसे पूर्ण किए, सोडियम ने किसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन को। हमने यहाँ क्रॉस से क्लोरीन के 7 संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से इसने प्राप्त किया वो बिंदु के रूप में दिखाया है। तो सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं या आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। विपरीत आवेशित आयन जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋण आयन दोनों क्या है, विपरीत आवेशित आयन है। इन्होंने एक दूसरे को आकर्षित किया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया अपने संयोजकता कोश को पूर्ण करने के लिए। और इनके बीच में एक मजबूत स्थिर स्टैटिक वैद्युत बल बन गया, इसलिए ये आयनिक यौगिक बन गया। गुणधर्म क्या होते हैं आयनिक यौगिकों के, किस प्रकार की प्रकृति होती है, भौतिक प्रवृत्ति देखें तो ये ठोस और कुछ कठोर होते हैं। सामान्यतः ये भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं आसानी से। इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। घुलनशीलता देखी जाए तो ये प्राय जल में घुलनशील हैं तथा कैरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय हैं, उसमें घुलते नहीं हैं क्योंकि वो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। जल कैसा है, पोलर कंपाउंड है, जल में भी ध्रुव पाए जाते हैं, धन और ऋण ध्रुव, जैसे कि इन आयनिक यौगिकों में भी है, इसलिए ये जल में आसानी से घुलनशील होते हैं। इनकी विद्युत चालकता देखी जाए तो जलीय विलयन में और गलित रूप में, मेल्टेड फॉर्म में ये विद्युत का चालन करते हैं। जब इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है या एक्वस सॉल्यूशन कह सकते हैं, जलीय विलयन बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड नमक का या फिर और भी किसी आयनिक कंपाउंड का, तो ये विद्युत चालन करने में प्रखर होते हैं। बच्चों, फिर है कि हम धातुओं को पृथ्वी से कैसे प्राप्त करते हैं। इस टेक्निक को धात्विकी या मेटलर्जी भी कहते हैं। मेटलर्जी को विस्तार में पढ़ने से पूर्व हम कुछ डेफिनेशंस जान लेंगे, कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं कि खनिज किसे कहते हैं। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों
तथा यौगिकों को क्या कहा जाता है? खनिज या मिनरल्स। अब अयस्क क्या हुआ? ऐसे खनिज या वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना आर्थिक रूप से भी लाभकारी होता है, तो वो ओर या अयस्क कहलाते हैं। ठीक है। अब सक्रियता श्रेणी हमने पिछले वीडियो में देखी थी सभी धातुओं की। तो सक्रियता श्रेणी से संबंधित धातु कर्म कैसे मेटलर्जी होगी, सक्रियता श्रेणी पर कैसे निर्भर करता है कि किसी पर्टिकुलर धातु को निकालने के लिए क्या धातु कर्म अपनाया जाएगा, क्या स्टेप लिया जाएगा। जैसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातुएं थी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि, ये पृथ्वी में स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव हैं, अधिक अभिक्रियाशील हैं। ठीक, ऐसे ही मध्य अभिक्रियाशील धातुएं जिनकी अभिक्रियाशीलता मध्य श्रेणी की थी, जैसे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी आदि, ये सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में हमें पृथ्वी में मिलती हैं, या तो सल्फर के साथ या ऑक्सीजन के साथ या कार्बोनेट के साथ। तो कार्बोनेट, सल्फाइड या इनकी ऑक्साइड अयस्क के रूप में हमें ये प्राप्त होती हैं, जैसे जिंक सल्फाइड के रूप में, फेरस सल्फाइड के रूप में, लेड ऑक्साइड के रूप में। ठीक है बच्चों। अब है सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं, जिसमें था चांदी और सोना, Ag एंड Au। ये पृथ्वी में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं क्योंकि ये सबसे कम अभिक्रियाशील हैं। धातुओं का निष्कर्षण, हम धातुओं को जब अयस्क से प्राप्त करते हैं, उनकी ओर से अगर हम धातुओं को प्राप्त करते हैं, उसको निष्कर्षण कहते हैं। और इसके प्रमुख 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम ओर का स्मृतिकरण या कंसंट्रेशन करते हैं, दूसरा स्टेप होता है धातुओं का निष्कर्षण, और तीसरा होता है धातुओं का परिष्करण। तो बच्चों, इन स्टेप्स को हम डिटेल में अगली बार देखेंगे। तब तक के लिए आप ये 5 प्रश्न करेंगे। खनिज किसे कहते हैं? सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? आयनिक यौगिक किन्हें कहते हैं? खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। अधातु कौन सा आयन बनाती? इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप इनके उत्तर दे सकते हैं।